जो लगता है वार में कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट वार हो जिसमें ईरान की लीडरशिप जो है एलिमिनेट कर दी जाए, प्रोलॉन्ग करना चाहता है, इस वार को लंबा करना चाहता है और इस वार को वार ऑफ सर्वाइवल की बजाय वार ऑफ एट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया। रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका के पास, इजराइल के पास कोई रीजनेबल अल्टरनेटिव नहीं है कि हमने तो कभी सरेंडर नहीं किया, हम 3000 साल से कैम व दैम हैं और आज भी कोई हमें हमारे मुल्क में कब्जा नहीं कर सकता। हुकूमत के साथ जुड़ते जा रहे हैं और यूनिटी की तरह रंग नजर आता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का तज़िया ईरान इज़राइल या ईरान इज़राइल यूएस इज़राइल नेक्सस के दरमियान जो है उस जंग के मुस्तकबिल जो लाइकली आउटकम है उसको प्रेडिक्ट करने पे है। बज़ाहिर तो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया की यूनिपोलर वर्ल्ड पावर है, उसका आर्मेडा इस वक्त बेतहाशा शिप जो है, एयरक्राफ्ट जो है, उन ईरान को घेरा हुआ है, उस पर दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल और एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये सारी ताकत के साथ वो आया है तो फतह तो उसकी है और उसके साथ जो उसका बाल बच्चा है जिसे कहते हैं जो एक मिनी न्यूक्लियर पावर है, शैतान अजीम है इज़राइल, वो भी उसके साथ है। और उनका जो एम है, जो लगता है वार में कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट वार हो जिसमें ईरान की लीडरशिप जो है एलिमिनेट कर दी जाए, टॉप लीडरशिप, और उसके जो कन्फ्यूजन और एनार्की है वो क्रिएट कर दी जाए और मासेस जो पहले ही तंग हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से, हाई प्राइस हाइक की वजह से, वो उठ खड़े हुए और रजीम चेंज लेके आए। और ये टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो जल्द अज जल्द हासिल करना चाहते हैं। जो 4 दिन की जंग हुई है उसमें मैं ईरान के रिस्पांस से जो गेज कर रहा हूं वो ये लग रहा है कि ईरान भी समझ गया है कि ये वार जितनी शॉर्ट और स्विफ्ट होगी उतनी उनके लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए वो इसे प्रोलॉन्ग करना चाहता है, इस वार को लंबा करना चाहता है और इस वार को वार ऑफ सर्वाइवल की बजाय वार ऑफ एट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया है उसने। कि अमेरिका और इज़राइल के ऊपर और उसके जो इज़राइल के साथ साथ जो मिडल ईस्टर्न एलाइज हैं इनके ऊपर जितना ज़्यादा ब्लीड करना सकते हैं, एट्रिशन कर सकते हैं, वो करते रहें रोज़ के हिसाब से, ताकि उनका मोराल, उनकी मोटिवेशन वो भी कमज़ोर होती जाए, उनके फोर्सेस और फाइटिंग स्पिरिट भी वीक होती जाए और उनका अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो भी लूज़ होता जाए। और इस दौरान हथियार नहीं डालने, रजीम चेंज नहीं होने देनी। दैट इज़ द एम ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट। और वैसे रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका के पास, इजराइल के पास कोई रीजनेबल अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो वो जिस अल्टरनेटिव को सामने पेश कर रहे हैं रज़ा शाह पहलवी के बेटे को, प्रिंस को, वो इस काबिल नहीं है जो 5 से 10% भी ईरानियन को अपने साथ रैली कर पाए। सो उसके पीछे तो कोई नहीं आएगा, कोई ऐसी फोर्स नहीं है। दूसरा, वो इसको मजहबी जनूनियत का नाम अमेरिका दे रहा था कि एक जनूनी मजहबी हुकूमत है जो सबके लिए ख़तरा है। ईरान ने इन 4 दिनों में अपनी हुकूमत को, अपनी जंग को मजहबी रंग नहीं दिया बल्कि नेशनलिज्म का रंग दिया है। नेशनलिज्म का रंग उसने वो 3000 साल की जो ईरानी तारीख़ है, सिविलाइजेशन, उसको उजागर किया है कि हमने तो कभी सरेंडर नहीं किया, हम 3000 साल से कैम व दैम हैं और आज भी कोई हमें हमारे मुल्क में कब्ज़ा नहीं कर सकता, हमारी आज़ादी सल्ब नहीं कर सकता। वो 3000 की तारीख़ हमारे साथ है और उसने अपने अवाम को ये पैसे देना शुरू कर दिया है और अपने अवाम को ये नहीं मैसेज दे रहा कि तुम्हारी लीडरशिप शहीद हो गई है, आपका ईरान, आपका वतन, आपका कौम ख़तरे में है। नेशनलिज्म, अब वो नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है वो हर एक में होती है। ईरानी कौम जो है वो उस नेशनलिज्म में, वो यूथ जो कल अनार्की में, कल स्ट्राइक्स में लगी हुई थी, वो बजाय इसके कि वो एक और मोबिलाइजेशन अटेम्प्ट करती और एक और वो जुलूस और स्ट्राइकें करती, अनार्की फैलाती, वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के साथ जुड़ते जा रहे हैं और यूनिटी की तरह रंग नजर आता जा रहा है। जो जो यूनिटी बढ़ती जाएगी उनका रजीम चेंज एनिमी का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा, बल्कि हुकूमत के पास स्ट्रेंथ मजीद आ जाएगी। ये जहन में रखते चले। दूसरी चीज़, ईरान ने चूंकि इसको प्रोलॉन्ग करना है इसलिए उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि उसके पास
दुश्मन को जवाब देने के लिए कौन से वेपन सिस्टम हैं। अगर मिसाइल को ग्रेड करें तो ग्रेड 1 लो लेवल, लिटिल बिट हाई, मिडल लेवल, हाई लेवल, हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल, सो 6-7 कैटेगरी हैं। सबसे टॉप पे जो उनके हैं हाइपरसोनिक में आते हैं, खैबर शिखर मिसाइल है, और दूसरा वो फातेह 1 है। इस तरीके से कुछ चाइना से और रशिया से भी उन्होंने एक्वायर किए हैं, वो हैं। वो अभी तक उन्होंने टच नहीं किए। अभी तक वो अपने लो ग्रेड वेपन सिस्टम जो है ना, मिसाइल हैं या ड्रोन हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। रोजाना के हिसाब से जो स्वार्म हो रहा है, हंड्रेड्स की तादाद में फायर हो रहे हैं। और उसके बदले में क्या हो रहा है, अमेरिका और उसके एलाइज और इजराइल जो है वो अपना पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो उसे यूज़ कर रहे हैं। और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, उनकी कास्ट, इकनॉमिक कास्ट बढ़ रही है, क्योंकि एक पेट्रियट जो है वो $4 मिलियन पे लगता है, कास्ट है उसकी, जबकि एक ड्रोन जो है वो $20,000 का है, और एक मिसाइल जो ये फायर कर रहे हैं वो $10,000 से $12,000 का है। तो आप देखें, $10,000 से $20,000 मिसाइल या ड्रोन फायर करके उनके 4-4 मिलियन के पेट्रियट कंज्यूम कराए जा रहे हैं, उसकी अल्टीमेट इकनॉमिक कास्ट कौन बर्दाश्त करेगा, नंबर 1। दूसरी होती है वार ऑफ सस्टेन। मैंने कहा लंबी वार वो होती है जो सस्टेन हो सके। सस्टेन कोई भी फौज अपने वेपन सिस्टम से करती है, और इजराइलीज जो है उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम बनाया हुआ है, अपने ड्रोन्स हैं। सो वो उन्होंने कोई बाहर से नहीं लेने, वो खुद बना रहे हैं, ये सस्टेन है, और उन्हें काफ़ी स्टोर किए हुए हैं। जबकि अमेरिका के अंदर कैपेसिटी जो पेट्रियट मिसाइल बनाने की वो 500 मिसाइल पर ईयर के पिछले साल 500 बनाए हैं। इस वक्त जो कैलकुलेशन हो रही है वो ये है कि अमेरिका के अपने पास, उसके तमाम शिप्स में, तमाम एडवांस सिस्टम में, उसके मिडल ईस्ट जो ममालिक हैं उनके पास जो पेट्रियट दिए हुए हैं या इजराइल में, सारे मिला दें 2000 से 2500 मिसाइल नहीं है, जबकि अब तक वो 400 से 500 मिसाइल फायर कर चुके हैं 4-5 दिनों में। और अगर ये वार लंबी होती है तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के पास, इजराइल के पास, उसके एलाइज के पास एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये वो टाइम होगा जब ईरान के पास जो उसके ताकतवर मिसाइल है, जो हाईली डिस्ट्रक्टिव है वेपन सिस्टम, वो यूज़ होंगे। उस वक्त अमेरिका और इजराइल अपने दिफा के लिए दिफाई निज़ाम को उस तरह एक्टिवेट भी नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, वो वार ऑफ एट्रिशन, वार ऑफ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा ईरान। जो मुझे लग रहा है वो ऐसे ही है। और मैं देख रहा हूँ कि ये वार अब ये 3 मुल्क की नहीं, ये रीजनल वार तो ईरान ने बना दी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकन फैसिलिटी जो जिस मुल्क में थी, मिलिट्री फैसिलिटीज़, अड्डे थे, उन सबको एंगेज किया है, जिससे वो तमाम ममालिक जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस वार का हिस्सा बन चुके हैं। सो नाउ इट इज़ नॉट नो मोर अ बाईलेटरल वार और वार बिटवीन 2 पार्टीज़, अदर ये वार जो है एक रीजनल वार बन चुकी है। और इस रीजनल वार में एलाइज जो उस रीजन के ममालिक हैं, ना सिर्फ वो वार की ह्यूमन कास्ट या कैनेटिक कास्ट बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि वो इकनॉमिक कास्ट भी उन पर आना शुरू हो गई है, क्योंकि हुसी, ईरान के जो हुसी हैं या उसके यमन वाले दूसरे हैं, उन्होंने बाबुल मंदब को बंद कर दिया है, और उस चोक पॉइंट से आयल जो है मिडल ईस्ट का, वो यूरोप जाना रुक गया है, गैस यूरोप जाना रुक गई है, और वहाँ से ट्रेड बंद हो गया है। सो इकनॉमिक इनफ्लो स्टॉप होता जा रहा है। इस तरीके से हुर्मुज़ के जो मोड़ है ये भी बंद कर दिया गया है, चौक पॉइंट ईरान ने कर दिया है। सो एशिया के अंदर भी एनर्जी और आयल की तरसील बंद हो गई है, वहाँ से ट्रेड का आना बंद हो गया है। सो रीजनल कंट्री भी स्ट्रेस बर्दाश्त करेंगी, और पूरी दुनिया जो है इस आयल और ट्रेड की बंदिश की वजह से प्राइस हाइक को एक्सपीरियंस करेगी। और जो तेल का कीमत है, जो वार शुरू करने से पहले 55 से $60 पर बैरल थी, अब वो $90 पर बैरल क्रॉस करती जा रही है। शायद अगले हफ्ते वो $100 भी क्रॉस कर जाए, और ये सारी इकनॉमिक कास्ट दुनिया ने अडॉप्ट करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईरान एक हाई मॉरल ग्राउंड से फाइट कर रहा है, अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहा है, अपनी कौम को, अपनी हुकूमत को। ये इंटरनेशनल लॉ उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अपने मुल्क का दिफा करे आर्टिकल 51 के तहत, अपने रजीम को प्रोटेक्ट करे, और साथ ही उसको NPT जिस पे उसने साइन किया है वो उसको राइट देता है अपने मुल्क के लिए वो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी या प्लांट लगाए, उसको यूज़ करे, जो इंडिया अमेरिका उससे डिनाई करना चाहता है। तो अमेरिका और इजराइल के पास मॉरल ग्राउंड नहीं है जिस पे फाइट कर रहे हैं, ईरान हाई मॉरल ग्राउंड से फाइट कर रहा है। इसके बाद अब
इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसा ऐसा जगना शुरू हो गई है। यूरोप ने अमेरिका के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया, वरना पिछले हर जंग में यूरोप अमेरिका के साथ था। वो गलत थी या सही थी? वो कोसोवो था, वो अफगानिस्तान था, वो ईरान लीबिया था, वो इराक था, हर जगह पर। लेकिन अब बरतानवी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहा है कि हम अमेरिका का साथ किसी ऐसी वार में नहीं देंगे जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। ये सारी वायलेशन है। जर्मनी ने और फ्रांस ने इनकार कर दिया, स्पेन ने टोटल इनकार कर दिया, अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया है। तो ये उधर की हालत है। और मिडल ईस्ट के अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, और कुछ ममालिक ने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि हम पीस चाहते हैं, हम सीज़ फायर चाहते हैं, हम जंग कोई हल नहीं है। सो आपको यहाँ पर भी स्ट्रेस नज़र आते जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो दो ममालिक हैं वो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी कर रही है, तुर्की, पाकिस्तान, ग्रेट पावर ने भी इस वार को अनजस्ट और अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। रशिया ने भी और चाइना ने भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना ने तो लास्ट पॉइंट जो दिया है, कल परसों पढ़ रहा था, उसने कहा कि ईरान की सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी रेड लाइन है। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इसकी सॉवरेनिटी या इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तहस नहस करे। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने देखा कि ईरान क्रम्बल करने वाला है, तो शायद ये ग्रेट पावर भी एंटर हो जाएं और ईरान की सालमियत को इंश्योर करें। जो मैं देख रहा हूँ, अगर ये स्ट्रेटजी जो ईरान की है ये कंटिन्यू होती है, क्योंकि अभी अमेरिका ने तो एडमिट कर दिया है, ट्रंप ने कल कह दिया, जंग जो है ये शायद 4 से 6 हफ्ते चली जाएगी। मार्को रूबियो कह रहा है ये जंग महीना से ऊपर जाएगी, और ये जंग हमने नहीं बल्कि हमें इजराइल ने लड़वा दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर भी फ्रिक्शन आना शुरू हो गई हैं। और मैं ये देख रहा हूँ, अगर ईरान ये इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करता है, तो जल्द ही ये जो वार ऑफ सर्वाइवल थी इनिशियली ईरान के लिए, जिसको ईरान ने इन 4 से 5 दिनों में वार ऑफ एट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया है, ये अगले 2-1 हफ्ते बाद ये वार ऑफ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर होने जा रही है। और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज और इजराइली रिसोर्सेज होगा। और अगर ये डिस्ट्रक्शन में चली गई, तो अमेरिका का वो जो सो कॉल्ड यूनिपोलर मल्टीपोलर में रोल है, वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। और अमेरिका हैज़ टू देन रीवैम्प इट्स ओन सर्वाइवल एंड इंटेग्रिटी। थैंक यू।